नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग आज और थोड़ी देर में फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग होगी और इस मीटिंग में स्पीकर चुनाव को लेकर फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग है आज और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, दिल्ली के आवास पर यह मीटिंग होगी और इस मीटिंग में स्पीकर चुनाव को लेकर चर्चा होगी। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग होने वाली है। स्पीकर चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और उसी के मद्देनजर, स्पीकर चुनाव के मद्देनजर ये बैठक। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता। इंडिया गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक। इस बैठक में स्पीकर पद को लेकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा और आगे की रणनीति, कैसे आगे क्या करना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। तो थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके आवास पर यह बैठक होगी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके आवास पर यह मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं और इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा या बातचीत या मंथन हो सकता है? अजय, हम बता दें, जिस तरह से लगातार जो डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाओं में था, लगातार सुबह से विरोध किया जा रहा था। वहीं ओम बिरला के खिलाफ भी जो वोटिंग की तैयारी की गई है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार पूरी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि डिप्टी सीएम जो स्पीकर होगा वो हमारा होना चाहिए। लेकिन ऐसे में एनडीए की तरफ से ही डिप्टी स्पीकर को भी चयन किया गया था, लेकिन लगातार जिससे विरोध किया गया। अब शाम को जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो अपने घर पे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है ताकि सहमति के साथ, यानी कहेंगे जो वोटिंग होती है तो वोटिंग के साथ साथ उनके पक्ष में कोई स्पीकर बने। लेकिन देखना ये होगा क्या उनका जो समर्थन है, जो उनके गठबंधन है, क्योंकि पहले से कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन को छोड़ चुकी हैं, वो हमेशा विरोध करती नजर आ रही है। क्या लगता है कि कल जब वोटिंग होगी तो उनकी तरफ से कोई जो स्पीकर है वो क्या सामने आ पाएगा? सवाल खड़ा था। आखिर आज भी सदन में यही हंगामा करता रहा, वो कल भी यही होता रहा। लेकिन बीजेपी ने लगातार अपने ही कैंडिडेट सामने किए और नाम घोषित किए। अब देखा है कि जिसके बाद शाम को बताया जा रहा है कि 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग बुलाई गई है और अहम बैठक बुलाई गई ताकि स्पीकर को लेकर के कोई नया बड़ा फैसला लिया जा सके। अजय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह को आगे किया गया है लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को कन्विंस करके अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो ये जो मीटिंग हो रही है, चूंकि इंडिया गठबंधन का ये अपना पक्ष भी है कि भाई स्पीकर के लिए हम आपको समर्थन दे देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए आपको हमें डिप्टी स्पीकर का पद देना होगा। लेकिन अब बीजेपी इस पर चुप्पी साधे हुई है। तो क्या कल इसको लेकर नोरा कुश्ती देखने को मिलेगी या राजनाथ सिंह सब कुछ हैंडल कर ले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जिससे राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई। राजनाथ सिंह पुराने लीडर रहे और वो समझदार नेता रहे, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी ताकि जो उनके सांसद है, उनके जो समर्थन है, उनको वोट करें। क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो विरोध करती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जो गठबंधन है, यानी जो मजबूत है, विपक्ष है, वो काफी मजबूत रहा है। इसको लेकर वो लगातार मांग कर कि हमारा डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो स्पीकर होगा वो भी हमारा होगा, जो डिप्टी स्पीकर होगा वो भी हमारा होगा। अब देखना होगा कि इसी के लिए विरोध लगातार 2 दिन सदन चला। दोनों दिन शपथ ग्रहण के समय जो इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष था वो लगातार धरना प्रदर्शन करता नजर आया। वही सवाल खड़ा कि अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के सवाल खड़ा किया, संविधान की कहीं न कहीं उल्लंघना की जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या अगर वोटिंग होती है तो इंडिया गठबंधन का जो दल था, यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़े थे, क्या वो कल भी एक साथ होगा
ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनाथ सिंह एक सुलझे समझे नेता है, आप अजय, किसको बनाना। अजय यहाँ पर एक सवाल यह है कि राजनाथ सिंह अगुवाई तो कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष को कन्विंस करेंगे, लेकिन अब ये जो मिसकम्युनिकेशन सामने निकल कर आई है, क्योंकि राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि 5 बार हमने कॉल किया, और उधर से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉल ही नहीं आया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारी बातचीत ही नहीं हुई है, और अगर हमारी बातचीत भी होगी तो हम कन्विंस तभी होंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद हमें देंगे, तभी हम जाके स्पीकर पे समर्थन करेंगे, अदरवाइज ये मामला बीच में ही अटका रहेगा। तो अब ये पूरी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की लड़ाई है, ये किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, और क्या ऑप्शन बचते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मामला फंस गया तो? देखिए सीमा, अगर बात करें अगर दोनों में आपस में बहस होती रहेगी और नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक औपचारिक होता है कि वोटिंग का सहारा लिया जाएगा कि डिप्टी सीएम किसको दिया जाए और या नहीं दिया स्पीकर। तो सवाल है कि आखिरकार विपक्ष तो मांग कर रहा है वो अपना, तो सवाल ये क्योंकि अभी जिसे प्रोटेस्ट स्पीकर बनाया गया उसमें भी सवाल था कि कांग्रेस के सांसद थे वो 8 बार जीते थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी मनमानी से अपने ही सांसद को स्पीकर बनाया। तो सवाल है कि क्या उनका गठबंधन, सबसे बड़ा सवाल है कि उनका गठबंधन उनके साथ नहीं है, क्योंकि जैसे चुनाव खत्म हुए थे वो लोग आपस में ही अलग अलग होने लगे, क्योंकि बहुमत के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, बहुमत के साथ साथ अगर वोटिंग होती है तो बीजेपी का एनडीए का होगा। लेकिन सवाल राजनाथ सिंह लगातार जो विपक्ष को मना रहा है कि शांति से जो भी वोटिंग होती है स्पीकर के लिए उसको पुट करें, लेकिन सवाल है कि आखिरकार राजनाथ सिंह के जो फोन जाने के भी साफ साफ कहा गया कि हमको फोन नहीं आया, वही मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी कल भी ये कहा था कि ये संविधान का उल्लंघन है और लगातार संविधान का हनन हो रहा है। तो सवाल है कि आखिरकार संविधान की जिसकी कसम खाते हैं वही पहले भी इस तरह से जो प्रदर्शन देखने को मिला, क्या वही सांसद है जिसे जनता ने उनको चुनकर अपने हक के लिए उनको सदन भेजा, वही उनका उल्लंघन किया गया। सवाल है कि स्पीकर की जो चुनाव है वो कैसे होगा, ये तो कल का समय जब आएगा तभी बताएंगे। अजय देखिए, अब यहां पर एक सवाल यह भी है कि अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होता है, लेकिन अब चूंकि प्रोटेम स्पीकर के बाद अब वो भी जब पद जो है नहीं दिया गया विपक्ष में, क्योंकि सीनियर नेताओं को दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर का, लेकिन वो भी नहीं दिया गया, तो क्या इस बात को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से ये तैयार हो चुकी है कि भैया अब 17वीं लोकसभा सत्र की तरह मामला नहीं रहा, अब 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद होगा, क्योंकि 17वीं में नहीं था, वो पद खाली था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि 18वीं में होगा और वो भी हमारा होगा और वो आपको देना होगा। बिल्कुल, देखिए यही है कि 7वीं में था, दोनों के पास था, लेकिन इस बार का जो जिसमें बात थी, जिसमें से पार्टियां लड़ी थी, सारी सामने आ रही थी, तो कांग्रेस भी चाहती कि उसी तरह से हमें दोबारा से स्पीकर दिया जाए। तो देखना कि समय आएगा अब कल जो होगा कि क्या स्पीकर दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि जिस तरह से कल सही उल्लंघन किया जा रहा, सदन के हंगामा किया गया, सदन के अंदर जाने से पहले इनकी। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर तक के लिए मीटिंग अब होनी है इंडिया गठबंधन की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदसलूकी करते हुए और उनको धमकाते हुए नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में यह दिख रहा है और ये जो अधिकारी दिख रहे हैं इनका नाम है रवि दत्त गौड़, जिनको कांग्रेस नेता धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए, तुम कितनी हो। तो श्रीमान रवि दत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी पे पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के इस बटन के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रवि दत्त गौड़, अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा जीना हराम कर देगा। कानून के
का भी काम करो वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी सीबीआई चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम जितनी औकात तुम्हारी है कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा पीटी कुछ नहीं लगती। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान है, सवाल यह है कि यह वायरल वीडियो कब का है और क्या यह नीट परीक्षा के दौरान जो प्रदर्शन हो रहा था तब की है या ये वायरल वीडियो कब की है, पहला। और दूसरा, इस बयान के बाद उनके खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कुलदीप, देखिए, राजस्थान नीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था, जहां एक और विपक्ष यानी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए लगातार सड़कों पर नजर आया था। इसे हम देखते हैं कि कल यानी कि जब राजस्थान में एक बड़े स्तर पर चुनाव को देखते हुए देखा गया कि उपचुनाव है और एक बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा को बनाया जाए, तो राजस्थान में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कल का ये वीडियो है जहां पर कोटा में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर मौके पर पहुंचे और तमाम कांग्रेस के विधायक और बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। हालांकि पूरे मामले को लेकर ये माना जा रहा था कि राजस्थान में जगह जगह पर जब एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था तो कोटा में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला। और कोटा के अंदर जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो जो जिस आईपीएस की बात की जा रही है, तो पुलिस महकमे का जो रवैया था, इस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब पूरा मामला गोविंद सिंह डोटासरा के संज्ञान में आया तब जाकर मंच से उन्होंने इस तरह के भाषण का इस्तेमाल किया। हालांकि भाषण को लेकर विवाद जरूर हुआ है, लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है, लोकतंत्र में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी अभी मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए मंच से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विवादों के घेरे में जरूर है। लेकिन हालांकि इस पर किसी तरह से कोई राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कोटा पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कराई है। कोटा में बीजेपी की ओर से संगठन के मंत्री वहां पर मौजूद रहे और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तमाम नेताओं के खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक चांद्रा और बड़े नेता जिसमें प्रहलाद गुंजन कोटा के भाजपा में इससे शामिल हुए एक बड़े नेता है, उनके खिलाफ भी यहाँ पर केस दर्ज हुआ है। तो फिलहाल उनके खिलाफ जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया था, माना जा रहा था कि इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं कोटा के अंदर जो एक भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा इसके विरोध में, लेकिन आज विरोध साधा है क्योंकि संसद की ये कार्रवाई थी जहाँ पर शपथ ग्रहण चल रहा था और तमाम सांसद वहां पहुंचे हुए थे। अभी माना जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में करने वाली है। हालांकि नीट परीक्षा अपनी जगह है, लेकिन नेताओं की जो अमर्यादित भाषण है, अमर्यादित जो बयान के नीट परीक्षा को लेकर अगर आप अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो आप शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। इससे सवाल यह है कि जब आप एक विपक्ष के जिम्मेदार नेता हो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो, तब आप जब इस तरीके से बात करते हैं, भरे मंच से ऐसी बात करते हैं और एक आईपीएस अधिकारी को धमकाते हैं, साथ ही आपको मुख्यमंत्री को भी आप कह रहे हैं कि वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप भरे मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? कुलदीप, देखिए, ये पहली दफा नहीं है कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के बयान सुर्खी में रहे हैं। हालांकि जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी राजस्थान में, तब भी हमने देखा कि गोविंद सिंह डोटासरा खुले मन से अधिकारियों और नेताओं को चेतावनी देते हुए नजर आए और ये हम देखते हैं कि पिछले 5 साल के भीतर गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर को प्रयागराज, भदोही और वाराणसी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्रीय सेतु यानी पुल ट्रक से क्षतिग्रस्त हो गया। रात में ओवरलोड बालू लेकर जा रहा ट्रक सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गया, जिससे फुटपाथ टूटकर गंगा नदी में समा। अब ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो गंगा नदी साफ साफ दिखाई दे रही है, जिससे फिलहाल पुल पर आवागमन रुक गया है।
आपको बता दें कि इस पुल की 6 महीने पहले ही मरम्मत हुई। मरम्मत के नाम पर साल 2020 में 8 करोड़, 2021 से 22 में लगभग 6 करोड़ रुपए और 2023 में लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो इस पुल के नहीं गए, इसको देखिए, ऐसे नहीं होता काम। आप कह रहे कि जवाब दे दें पत्रकारों को मैं लखनऊ हूँ। हाँ, आप इसको देखिए, इसको कैसे, इसको आज मतलब रिपोर्ट कायदे से हो जाना चाहिए। नहीं तो इसमें मुझे इंक्वायरी बैठवाना पड़ेगा, सब फंस जाएंगे, बता देगा। हाँ हाँ, ये मामला ये है भैया कि 3 दिन से पुल 22 चक्का ने तोड़ा है। 3 दिन से मैं शासन प्रशासन को मैं लाइव के माध्यम से बताया था। आज पब्लिक ने पैदल जाने का काम करा, इतनी भीषण गर्मी में। ठीक है, पब्लिक तो आ जा सकती है। मैं एम्बुलेंस नटमा से लेकर आप देख लीजिए सर, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि 10-10 एम्बुलेंस अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। मैं शासन और प्रशासन और मैं यहाँ के सांसद से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पैदल न जाएं, वो चलेगा, कम से कम एम्बुलेंस खोलने का। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरीके से 6 महीने पहले ही इस पुल की मरम्मत हुई, पुल का मरम्मत हुआ था और मतलब जरा सी ट्रक अगर ओवरलोड हो गया तो पुल अगर धड़धड़ाकर गिर जाता है तो जिम्मेदारी किसकी, और इससे यातायात कितना प्रभावित हुआ है अभी तक? कमलेश, देखिए, जहाँ तक कि पुल की बात करें तो ये तो साल भर में एक बार रिपेयरिंग होता रहता है कि जबकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये 2020 से लेकर 2024 तक 2023 में रिपेयरिंग जो हुआ है वो लगभग 22 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। पर वो पुल जरा सा तरा था, इस पर न तो यहाँ के मंत्री लोग का नजर है और न ही प्रशासन शासन का, क्योंकि ये बार बार रिपेयरिंग होता है, 12 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, क्यों ना। और जनता के यहाँ मांग होती है कि नए पुल यहाँ बना दी जाए, पर अभी तक कोई नए पुल के लिए कोई निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो है पुल टूटने के बाद भी प्रशासन में चुप्पी साधे हुए हैं। प्रशासन में कोई आवागमन अभी तक नहीं हुआ। इसमें जूझ रही सिर्फ जनता। जनता क्या है कि लोगों का आवागमन मजबूरी में पैदल जाने को मजबूर। अब सोचिए कि 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज में पुल बना हुआ है और लोग इतनी कड़कड़ाती धूप में पैदल जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग पैदल जा रहे हैं। समस्या सबसे बड़े अहम होती है कि एम्बुलेंस को लेकर अगर कोई बीमार हो जाता तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा, वो पूरी की पूरी गाड़ी को रोक दिया जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद शाम को जो है कि पुल को चालू किया जाता है, वो भी ओवरलोड को रोक दिया जाता है। क्या ऐसे रवैया से कब तक ये पुल चलेगा? लेकिन यहाँ पर प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, नए पुल का निर्माण करना चाहिए। वही कुछ महीने पहले नितिन गडकरी मिर्जापुर में आगमन हुआ था, उन्होंने विंध्याचल के पास में एक पुल का जो है कि निर्माण वो आश्वासन दिया बनने के लिए, पर उसके बगल में जबकि ये इतना यातायात इसमें तेज रहता है कि पल पल के भी जो कि हरिओम। तो कमलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6 महीने पहले ही पुल की मरम्मत हुई थी और 3 सालों में मरम्मत के नाम पर 21 करोड़। कमलेश, सवाल यह है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 साल में मरम्मत के नाम पर 21 करोड़ खर्च हुआ और अभी जब से पुल टूटा हुआ है, एम्बुलेंस हो या स्कूली बच्चे हों, वो सब परेशानियों का सामना करना है। सवाल यह है कि ये पुल किसके अंडर आता है? NHAI के आता है, किसके अंडर आता है? और इसका निर्माण इस तरह से अगर लापरवाही इसमें की जा रही है तो इसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होता है या आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो इस खबर पर हमारे साथ रत्नाकर मिश्रा विधायक मिर्जापुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, जिस तरीके से ये पुल टूटा है शास्त्री सेतु, मतलब एम्बुलेंस के जाने से लेकर आवाज। जी रत्नाकर जी, आप सुन पा रहे मुझे? नहीं। हेलो रत्नाकर जी, आवाज आ रही है आपको?
असल बात भाई साहब, हम ट्रेन में आवाज आ रहा है, कट रहा है। रत्नाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो शास्त्री पुल है वो ओवरलोड। भाई साहब पहले अपना परिचय तो दे दीजिए। जी देखिए, हम इंडिया वॉइस से बोल रहे हैं सर। जी जी हाँ, बताऊं। हाँ, इंडिया वॉइस से बात कर रहे हैं सर। आपको इस वक्त आप लाइव हैं और पूरा उत्तर प्रदेश आपको सुन रहा है सर। रत्नाकर जी, ये जो शास्त्री पुल है, जरा सी ओवरलोड ट्रक इस पर चढ़ता है और ये पुल टूट जाता है। सवाल यह है सर कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है इस पुल का, क्योंकि 3 साल में 21 करोड़ रुपया इसको रिपेयर के नाम पर खर्च कर दिया गया। पहले अब इसको सुनिए भाई साहब, ये पुल नहीं है टूटा, ये पथबे में ट्रक कैसे चढ़ गया था, पथबे वाला वो टूटा है। ये कौन सा पुल है? ये शास्त्री सेतु पर जो पथबे जो पैदल आने जाने का बना रहता है, उसे उसका पहिया चढ़ गया था। 2 इंची मोटा होता है तो टूट जाएगा ही। तो मतलब सर, अगर कोई मतलब भारी ट्रक या कुछ और चढ़ जाता है तो पुल ऐसे ही टूट जाता है सर? रत्नाकर मिश्रा जी, नहीं भाई साहब, पुल नहीं टूटा है। पुल के बगल में जो पथबे है, जो आदमी पैदल चलने वाला, वो है। तो जब आप लोग निर्माण कार्य करवाते हैं सर, तो ये आता है उस निर्माण कार्य के अंदर? नहीं, ये तो पुराना ही था, उसमें निर्माण ये नहीं हुआ था। ये पथबे जो है, आप जानते हैं कि छत 6 इंची मोटा बनता है, लेकिन वो पथबे वाला 2 इंची मोटा था। 75 का बना हुआ था, आज का बना था नहीं। वो एकदम किनारे है, टूटा नहीं। रत्नाकर जी, एक सवाल नहीं हुआ था। रत्नाकर जी, ये जो पुल टूटा है, आप देख रहे हैं कि कितना ये विध्वंस स्वरूप धारण किया हुआ है। कल को कोई घटना घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा मिश्रा जी? इसके जिम्मेदार जो है, ऐसा अभी बातें नहीं आया है। आप उसको देख लीजिए, वो पथबे एकदम किनारे वाला टूटा है। नहीं, आप जो करें पुल नहीं मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर कोई घटना घट जाए, रत्नाकर जी, तो घटना क्यों भाई साहब घट जाएगा? वो पुल जिस तरीके से टूटा है सर, आवागमन कितना बाधित हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चे जो पैदल स्कूल जा रहे हैं, एम्बुलेंस वहां से गुजर नहीं पा रही है। मतलब इसका जिम्मेदार कोई है ही नहीं। नहीं, जिम्मेदार क्यों नहीं होगा? तो सर, ये 3 साल में 21 करोड़ रुपए खर्चा किया गया इसके मरम्मत के नाम पर, कहां गया पैसा? मतलब कहां, मतलब अगर बालू लदा ट्रक इस पर चढ़ रहा है और ये इसका ये हालत हो जाता है, तो जिम्मेदार कोई नहीं है इसका। नहीं, जिम्मेदार क्यों नहीं रहेंगे? जो किया है अगर घपला, तो उसके खिलाफ हम लोग देखेंगे, लिखा। तो इसके विराट जी इसके खिलाफ जांच करवाइए। जी बिल्कुल जांच करवाएंगे। हाँ, तो इसके खिलाफ जांच करवाइए। ये निर्माण है इस तरीके का। नहीं, हम जांच बिल्कुल करवाएंगे इसको। क्यों नहीं होगा जांच, अगर गलत है तो? विधायक जी, एक सवाल यह भी था कि ये पुल किसके अधीन आता है? ये सेतु निगम बनवाया था। तो ये सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है विधायक जी। इसके मरम्मत के नाम पर इतना पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन क्या आप ये कभी जानने की कोशिश की है कि मरम्मत के नाम पर पैसा तो जा रहा है, लेकिन मरम्मत नहीं हो रहा है? नहीं, मरम्मत हुआ, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसको देखकर जांच कराकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अच्छा विधायक जी, ये 2020 में इस पे मरम्मत के नाम पर 8 करोड़ खर्चा हुआ। 21-22 में ये विधायक जी, मतलब बजट के नाम पर और मरम्मत के नाम पर विधायक जी संपर्क क्षेत्र से बाहर। तो ये 3 साल में मरम्मत के नाम जो हुआ है, 21 करोड़ रुपए खर्च करके ये मरम्मत हुआ है। और विधायक जी कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे और पुल नहीं टूटा है, जरा सा खरोच आया है पुल को, तो कोई दिक्कत नहीं है। घटना कैसे हो सकती है? मतलब घटना को दावत दिया जा रहा है और इंतजार भी किया जा रहा है। तो ये शास्त्री सेतु का ये पुल है। तो सवाल यह है कि इस टूटे हुए पुल का, ये जो शास्त्री पुल ये देख रहे हैं आप, ये इसका निर्माण कब होगा और इसका मरम्मत कब होगा? विधायक जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए था। जल्द से जल्द इसका रिनोवेशन कराया जाए, इसका मरम्मत कराया जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।